देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग फीचर टू एनिमल्स। करेक्ट ऑप्शन निकाल के देना है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को जरा हम समझ लें कि होता क्या है। देखो बेटा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो फ्रीली मूव करता है। कहाँ मूव करता है? बॉडी कैविटी में या हीमोसिल कैविटी में या हीमोसिल लिम्फ, हीमोसिल में ही बोलता है क्या मूव करता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड कहाँ मूव करेगी? ब्लड फ्रीली मूव फ्रीली मूव इन हीमोलिम्फ, हीमोसील, हीमोसिल। इसमें एग्जाम्पल किसका लेंगे आप? एग्जाम्पल लेंगे बेटा ऑर्थ्रोपोड्स का। किसका लेंगे? ऑर्थ्रोपोड्स का। अब ध्यान से ऑप्शन देखिए, क्या ऑर्थ्रोपोड का कोई एनिमल इसमें दिया हुआ है? जी हाँ, क्या दिया हुआ है? कॉकरोच दिया हुआ है। कॉकरोच दिया है। अब कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो सकता है? कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। क्या दिया हुआ है बेटा? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स दिया हुआ है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो एक ऑप्शन ये। अब बात कर लेते हैं बच्चों जरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं आपसे। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखें तो ब्लड जो है वो फ्लो करती है। ब्लड मूव इन आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज में मूव करती है। तो इसमें जो क्वेश्चन में जो दे रहा है एग्जाम्पल, इसमें कोई दे रहा है क्या? जी हाँ, एग्जाम्पल दे रहा है इसमें एनालीड्स के लिए ऑप्शन दे रहा है। एनालीड्स का कोई एग्जाम्पल अगर याद हो तो ऑप्शन में दिया है अर्थवर्म दिया हुआ है। अब अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन बच्चों क्या होता है? अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है नेफ्रीडिया। तो इस हिसाब से मैचिंग अगर हम करें तो मैचिंग हमें देखने को मिलती है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑप्शन वन। इसमें किसका एग्जाम्पल लेंगे? इसमें एग्जाम्पल लेंगे कॉकरोच का, और कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? मेलपिजियन ट्यूब्यूल। तो ऑप्शन नंबर 1, 4 और 6। देखिए 1, 4 और 6। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर देखें तो ऑप्शन मिला इसमें अर्थवम, और इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है नेफ्रिडिया। तो 2, 3 और 5। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ बच्चों? सेकेंड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, 4 और 6 और 2, 3, 5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि टेक टू प्लांट, कीप ए प्लांट इज वेरी ड्राई कंडीशन एंड बी प्लांट इज हाई ह्यूमिडिटी, साइमल्टेनियसली इमर्स द रूट ऑफ बोथ प्लांट विद वाटर इन अ रेड डाई, व्हाट वुड बी यू ऑब्जर्व। यहाँ पे कह रहा है कि आप दो प्लांट को ले लीजिए। तो मान लेते हैं हमने एक प्लांट लिया ए और एक प्लांट लिया हमने बी। अब प्लांट ए को हम कहाँ रख रहे हैं? ड्राई कंडीशन में हमने दिया है। इसको हमने किस कंडीशन में रखा है बच्चों? ड्राई कंडीशन में रखा हुआ है। और प्लांट बी को हमने रखा है ह्यूमिड कंडीशन में रखा हुआ है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई? ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ह्यूमिड कंडीशन में रखा हुआ है। अब दोनों प्लांट्स की रूट्स को रेड डाई वाले पानी में रखा है। तो इनकी जो रूट्स हैं, इनकी जो रूट्स हैं इसको किस में रख दिया है हमने? एक वाटर में रखा है, वाटर विद रेड डाई, है ना? वाटर विद रेड डाई, रेड कलर की हमने एक डाई का यूज किया है पानी में, उसमें इन दोनों की जड़ों में भिगो दिया गया है, इसको डिप करके रखा। अब देखो ड्राई कंडीशन में क्या होगा। तो बेटा ड्राई जो कंडीशन होगी, ड्राई कंडीशन में कभी भी आप देखेंगे ड्राई कंडीशन में ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा हमेशा। इंक्रीज ट्रांसपिरेशन रेट, ट्रांसपिरेशन रेट जो होगा वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज करेगा तो लीफ से वाटर का लॉस होगा। भाई ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर होता है ना। तो इसके हिसाब से लॉस, लॉस ऑफ वाटर वाया लीव्स। तो लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ
वाटर वाया लीव्स, इसको क्या बोलते हैं? इसी को तो हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? जब रूट ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगी तो जाइलम में वाटर मूवमेंट तेज हो जाएगा। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। तो भाई जाइलम जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो मूवमेंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और जब ज्यादा हो जाएगा तो रेड डाई रखी गई है, तो रेड डाई ऊपर चढ़ने लगेगी, ऊपर चढ़ने लगेगी। ठीक है, जब रेड डाई ऊपर चढ़ने लगेगी तो ह्यूमिड कंडीशन में, अब देखो जरा, ह्यूमिड कंडीशन में कह रहा है कि ह्यूमिड कंडीशन में मॉइस्चर ज्यादा होगा, आपको ये बात पता है। मॉइस्चर ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, और ट्रांसपिरेशन जब कम होगा तो प्लांट ए जो है, रेड वाली जो ड्राई कंडीशन है उसमें सबसे ज्यादा दिखाई देगा। इसमें क्या होगा? सबसे ज्यादा दिखाई देगा। मतलब ऑप्शन, ये जो प्लांट ए है विद रेड डाई कंडीशन, इसमें सबसे ज्यादा रेड डाई हमें दिखाई पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन उसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर ये होगा, प्लांट ए टर्न रेडर देन द प्लांट बी। सिंपल सा रीजन है कि प्लांट बी जो है वो ह्यूमिड कंडीशन में रखा गया है, और जब ह्यूमिड कंडीशन में रखोगे तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन तो बढ़ेगा लेकिन उतना ही क्या होने लगेगा? लॉस होने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर रेड कलर नहीं दिखाई पड़ेगा, ऊपर वाले में रेड कलर दिखाई देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 इज अ करेक्ट आंसर। आई होप ये बात तुमको समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक पॉपुलेशन ऑफ फिंच बर्ड विद अ मीडियम साइज बी कॉलोनीज टू एन आइलैंड with the plant producing medium with large size seed, after disease wiped all the plant with medium size seed, what is most likely happen to the finch? ये क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिंच बर्ड के, फिंच जो है, फिंचेस जो है मतलब जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, उनके बीक्स क्यों बड़े हो जाएंगे? ये क्वेश्चन वो बोल रहा है। मतलब फिंचेस के साथ क्या होगा ये बोल रहा है। तो फिंचेस बर्ड के बीक जो है वो बड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? बीक्स विल बिकम लार्जर, बीक्स जो होंगे वो बड़े हो जाएंगे। क्यों होंगे ऐसा? देखो जरा, बीक्स विल बिकम लार्जर, ऐसा क्यों क्यों होगा? इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज आप कर रहे हैं, इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटा नेचुरल सिलेक्शन का। किसका यूज करेंगे? नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे। अब नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट में देखो क्या है कि एक आइलैंड दिया हुआ है, ये मान लो आइलैंड है, इस आइलैंड पे फिंचेस बर्ड रह रही हैं, है ना? यही तो क्वेश्चन बोल रहा है, फिंचेस बर्ड रह रही हैं। अब इन बर्ड पे इनके जो बीक के जो साइज था, बीक साइज है वो मीडियम है। बीक का जो साइज है, बीक साइज है वो कैसा है? मीडियम है, मीडियम है। ठीक है। और अब दो प्रकार के सीड हैं यहाँ पर सीड कितने टाइप के हैं? दो टाइप्स के सीड हैं। कौन कौन से? एक तो मीडियम साइज सीड है। क्या है? मीडियम साइज है सीड का। और एक कैसा है? लार्ज साइज है सीड का। बात समझ पाई? तो अब डिजीज हो गई यहाँ पर क्या हो गया? डिजीज हो गई है। तो डिजीज में क्या होगा? कुछ ना कुछ तो लॉस होगा भाई, लॉस होगा। तो डिजीज जब हो गई है तो यहाँ लॉस होगा। तो लॉस में क्या होगा? मीडियम साइज के सीड जो होंगे, मीडियम साइज सीड प्लांट विल डिसअपियर, विल क्या? डिसअपियर। नेचुरल सिलेक्शन है ना ये, डिसअपियर। अब बचा कौन सा सिर्फ? तो भाई लार्ज साइज वाले सीड बचेंगे? नहीं बचेंगे। लार्ज साइज सीड प्लांट विल अपीयर। तो अब जब लार्ज साइड है सीड का, तो इवोल्यूशन थ्योरी तो यही बोल रही है कि इनको धीरे इनको खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बीक्स के साइज को क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा।
और जब बड़ा करना पड़ेगा तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। If the population of the city is 100 people, increase at an intrinsic rate with 0.1, but the city only has access to food and housing for the 200 people, what will the current growth rate of population will be? देखो भाई, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा सा एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लगाना है। लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉर्मूला लगाना है तो लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉर्मूला क्या होता है, किसी को अगर पता हो तो बताइए, नहीं पता तो मैं लिख रहा हूं। लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉर्मूला, लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉर्मूला क्या होता है बेटा? देखो, डी एन अपॉन डी टी है ना, डी एन इक्वल टू डी टी इक्वल टू आर एन और ब्रैकेट में एन अपॉन के होता है, एन अपॉन के होता है, ये दिया गया है। अब यहाँ पर आर क्या दिया गया है, यहाँ पर गिवन क्या क्या है, उस चीज को जरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हम लोग, गिवन क्या क्या है बेटा। तो गिवन हमारा आर है, कितना दिया है, 0.1% का रेट दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एन कितना दिया गया है, एन दिया गया है 100 हमारे पास। एन क्या दिया है बेटा, 100 दिया है। और के कितना दिया है भाई, के दिया है 200। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो इस वैल्यू को जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 0.1 इंटू एन हो जाएगा बेटा 100 और ब्रैकेट में आएंगे एन कितना हो गया तो 100 अपॉन के कितना हो गया 200, ये आया निकल करके। अब इसको जब आप सॉल्व करने आएंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा अप्रॉक्स 5 के नियर बाई आएगा। कैसे सॉल्व करना है भाई, उतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, बट मुझे जितना आता है मैं उस हिसाब से आपको करके दिखा देता हूँ। ये 1/2 हो जाएगा, मतलब ये 0.5 हो गया। एग्री कर रहे हैं इस बात को, 1 इंटू 100। ठीक है, अब इसको अगर डिवाइड कर दें तो ये कितना बचेगा, 0.5 ही तो बचेगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 0.5 बचा, सीधे सीधे मैं लिखे दे रहा हूँ 50। और इसको जब इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट कर रहा हूँ 0.5 ईयर, ये आया। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, 5 आ गया आंसर। मतलब कि 5 ईयर में ये क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। पॉपुलेशन जो है वो, करंट रेट ऑफ पॉपुलेशन विल बी 5 ईयर में ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इसमें से गलत निकाल के लाना है, किसके रिगार्डिंग, माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग गलत निकाल करके स्टेटमेंट देना है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। कह रहा है कि इनर सरफेस, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन हैड आइडेंटिकल सेट ऑफ एंजाइम। इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन में आइडेंटिकल एंजाइम होते हैं। ये बात जो है वो स्टेटमेंट गलत है, गलत है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है भाई। कैसे नहीं सही है, कैसे नहीं सही है? आउटर मेम्ब्रेन का, देखो दोनों जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया, मैं बना देता हूँ डायग्राम, आपको बना करके इजी समझ में आएगा, आई होप सो। ये इस तरह से डायग्राम डिजाइन करते हैं इसका। ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बनाया, ये कहलाई आउटर मेम्ब्रेन या लेयर जिसको आप बोल रहे हैं, और ये जो है ये इनर लेयर कहलाई। अब दोनों का जो फंक्शन है वो अलग अलग होता है। आउटर का फंक्शन अलग होता है और इनर मेम्ब्रेन का फंक्शन भी क्या है, अलग अलग है। दो बोथ फंक्शन आर व्हाट, डिफरेंट। बोथ फंक्शन आर डिफरेंट। तो जब बोथ फंक्शन जब डिफरेंट हैं तो एंजाइम भी अलग अलग बनेंगे।
एंजाइम भी क्या होंगे, अलग अलग बनेंगे, डिफरेंट एंजाइम विल बी फॉर्म्ड, डिफरेंट एंजाइम विल बी फॉर्म्ड, विल बी फॉर्म्ड, ऐसा होगा। इसलिए ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 जो है आंसर ए इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द G0 स्टेज ऑफ G साइकिल। देखो, इस क्वेश्चन में पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेल साइकिल में कितनी स्टेज होती हैं। पहले तो ये बात पता होनी चाहिए आपको, और आपको पता भी है कितनी स्टेज होती हैं भाई बेटा। G1 स्टेज होती है, और क्या होती है, S1 स्टेज होती है, और कौन सी फेज होती है, G2 फेज होती है, और M फेज होती है। अब सेल डिवीजन को छोड़ करके सेल डिवीजन में रेस्टिंग फेज चले जाते हैं। देखो कुछ सेल्स जो हैं वो सेल डिवीजन को छोड़ करके रेस्टिंग फेज में चली जाती हैं। तो रेस्टिंग फेज को हम क्या बोलते हैं, G0 फेज बोलते हैं। रेस्टिंग फेज या स्टेज, रेस्टिंग स्टेज में जब चली गई कुछ सेल, तो इस रेस्टिंग स्टेज को हम G0 स्टेज बोलते हैं, G0 स्टेज बोलते हैं। अब G0 की इसकी फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है, देखो इसके फीचर्स क्या है। नंबर 1 इसका फीचर ये है कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है लेकिन डिवाइड नहीं करेगा। सेल इज मेटाबॉलिकली is active, is what, active, but not divide, but not divide। इसका एग्जाम्पल कौन है, इसके एग्जाम्पल में आपको मिलेंगी नर्व सेल, डिवाइड नहीं करती हैं नर्व सेल, और दूसरी जो सेल्स होती हैं दैट इज कॉल्ड मसल सेल्स, मसल्स सेल। ये दोनों सेल कभी भी आपस में डिवाइड नहीं करती हैं, ठीक है, आपस में डिवाइड नहीं करती हैं। इन सेल्स में लगातार प्रोटीन फॉर्मेशन तो होगा लेकिन माइटोसिस नहीं होगा। तो बोथ both these cell both these cells will continue, will क्या लिखेंगे, will will continue formation of protein, formation of protein, formation of प्रोटीन। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा, इसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा, लेकिन माइटोसिस नहीं होगा। माइटोसिस जो है वो यहाँ पर क्या है, बोलिए, ये यहाँ पर क्या होगा, ये रुका रहेगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। सेल इन दिस स्टेज आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट डिवाइडेड। ये आंसर क्या है इसका, करेक्ट है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कैन बी अवॉइडेड बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता क्या है, पहले तो ये समझ लो। देखो ये जो बीमारी है इरिथ्रोब्लास्टोसिस डिजीज जो है, इसको, इस डिजीज को RH मिसमैचिंग भी बोलते हैं हम, RH मिसमैचिंग बोलते हैं, RH मिसमैचिंग फैचिंग डिजीज, मिसमैचिंग डिजीज भी बोलते हैं, या फिर इसको हम RH इनकॉम्पेबिलिटी बोलते हैं, इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं उसको, बिलिटी डिजीज बोलते हैं। अच्छा अब इसमें होता क्या है, इसकी कंडीशन जरा ध्यान से समझिएगा। इस कंडीशन में एक ही फैक्टर होता है कि जो मदर है वो
RH निगेटिव होगी बेटा, RH कैसी होगी, निगेटिव होगी, RH निगेटिव होगी। और जो फीटस है वो कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है, RH पॉजिटिव होगा। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी है, थोड़ी देर के लिए कौन सी प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नो प्रॉब्लम, मतलब पार्चुरेशन विल बी इजली, नो प्रॉब्लम, मतलब बच्चे का जो जन्म होगा वो इजी हो जाएगा। क्या बोलते हैं बच्चे के जन्म को, पार्चुरेशन जो है वो इजी हो जाएगा। लेकिन इस पार्चुरेशन तो होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फीटस मतलब बच्चे का ब्लड जो है वो मदर के ब्लड से मिक्स होकर रहेगा। इस कंडीशन में फीटस ब्लड जो है, फीटस ब्लड जो है, fetus blood will mix with mother milk, mother blood, मदर के ब्लड के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और जब ये मिक्स होगा तो इस घटना में यहाँ पर मदर एंटीबॉडी बना लेगी, मदर का ब्लड कैसा बन जाएगा, एंटीबॉडी बन जाएगा, मदर के ब्लड में एंटीबॉडी बनेगा। अब एंटीबॉडी बनेगा। अब इसी चीज को अगर हम देखें कि सेकेंड प्रेगनेंसी हो गई है, सेकेंड जब प्रेगनेंसी होगी तो सेकेंड प्रेगनेंसी में एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगी, एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस, एंटीबॉडी विल क्रॉस प्लेसेंटा, विल क्रॉस प्लेसेंटा। अब जब प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगी, जब प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगी तो फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगी, फीटस आरबीसी विल क्या, फीटस आरबीसी विल डिस्ट्रॉय। ये तो इसका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। अब ये बोल रहा है कि इससे बचने के लिए क्या किए जाए, तो इससे बचने के लिए देखो बच्चा कैसा होगा बेटा, RH पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मतलब आफ्टर पार्चुरेशन RH एंटीबॉडी दे दिया जाए, RH एंटीबॉडी को क्या कर दिया जाए, दे दिया जाए बॉडी में, एंटीबॉडी को दे दिया जाए। इससे क्या होगा, इससे मदर में एंटीबॉडी नहीं बनेगी, मदर एंटीबॉडी विल नॉट फॉर्म इन मदर, तो इससे क्या होगा, बच जाएगा। तो आंसर क्या मिला हमें, RH एंटीबॉडी। देखिए ऑप्शन में कहीं दे रहा है, सिंपल ऑप्शन है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंटी-RH बॉडी टू RH नेगेटिव मदर आफ्टर हर फर्स्ट RH चाइल्ड बर्थ, ऑप्शन नंबर डी विल बी अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर डी, क्या बना इसका, करेक्ट आंसर बना। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन फॉस्फोराइलेशन द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फिल अप द ब्लैंक। अच्छा एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज FAD, NAD, ऑक्सीजन या फिर साइटोक्रोम C। अच्छा अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान देने की, समझने की जरूरत है। क्या है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है, क्या लिखते हैं हम लोग, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, तो एक्सेप्टर हो रहा है। अब एक्सेप्टर कौन होगा इसमें,
तो एक्सेप्टर कौन होगा? अब देखो ये जो प्रोसेस है ये ईटीसी होती कहाँ है, पहले तो ये जरा आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि ईटीसी प्रोसेस कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चलती है। तो आपको आंसर अगर याद है, ईटीसी जो चेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये बात आपको पता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जब होगी तो इस रिएक्शन के दौरान NADH एंड FADH2 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, है ना, डोनेट करेंगे, और कैरियर से होके ये गुजरेंगे। ये सब कहाँ से गुजरेंगे? विल पास कैरियर, विल पास क्या, कैरियर, ठीक है, विल पास कैरियर। अब लास्ट में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन को ट्रांसफर, अब ये जो इलेक्ट्रॉन जब कैरियर से पास होकर के आएंगे तो ये कहाँ पर पास हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाएंगे। ऑल इलेक्ट्रॉन will transfer will transfer to what? Transfer to oxygen, ट्रांसफर टू ऑक्सीजन हो जाएंगे। और जब ट्रांसफर टू ऑक्सीजन हो जाएंगे तो ये जो है रिएक्शन क्या बन जाएगी? ये वाली बन जाएगी। इसको कैसे समझें इस बात को समझने के लिए एक रिएक्शन देखते हैं। O2 प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन, ये बनेगा, इस तरह से नहीं बनेगा। और इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? लास्ट रिसेप्टर हो जाएगा, लास्ट रिसेप्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बना? थर्ड बना इसका करेक्ट आंसर। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि ऑक्सीजन ना हो, इफ ऑक्सीजन इज क्या हो जाए? एब्सेंट हो जाए। तो ऑक्सीजन जब एब्सेंट हो जाएगी भाई, तो ईटीसी जो चल रही थी वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी कि नहीं बंद हो जाएगी? बताओ, ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। और जब इस ईटीसी बंद हो जाएगी तो एटीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ये क्या होगा? कंटिन्यू रहेगा या ब्लॉक हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या बनेगा इसका? आंसर नंबर बनेगा थर्ड। यहाँ पर लिख देता हूँ, आंसर क्वेश्चन नंबर 8 आंसर बनेगा थर्ड। इट इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये बोल रहा है इमेच्योर लिम्फोसाइट आर प्राइमरी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। इमेच्योर की बात कर रहा है आपसे। तो अब इमेच्योर की बात कर रहा है तो पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं। तो लिम्फोसाइट्स आपको पता भी है, लिम्फोसाइट्स आर इम्यून सेल्स, है ना। लिम्फोसाइट्स आर इम्यून सेल, इम्यून सेल। और ये दो टाइप की होती हैं, ये भी पता है आपको। कौन कौन सी? एक बी लिम्फो, एक टी लिम्फो। एक कहलाती है बी लिम्फो और एक क्या कहलाती है? टी लिम्फो कहलाती है। ये बात आपको पता है। अब बी लिम्फो और टी लिम्फो जो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इनके कौन से हैं? इनके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन है? ये जरा देख लो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं? तो भाई प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होंगे बोन मैरो और थाइमस। कौन से होंगे? बोन मैरो और कौन होगा? थाइमस होगा। तो बोन मैरो और थाइमस। अब थाइमस का क्या काम है जरा देख लो। फंक्शन ऑफ थाइमस क्या है? फंक्शन ऑफ थाइमस क्या है? फंक्शन ऑफ थाइमस जो है, टी लिम्फोसाइट मेच्योर होते हैं, यहाँ पे इसको ट्रेनिंग स्कूल बोलते हैं। किसका? ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट बोलते हैं इसको। थाइमस को क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग स्कूल ऑफ, ट्रेनिंग
स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। मतलब यहाँ पर लिम्फोसाइट्स जो है वो क्या होती हैं, मेच्योर होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, मेच्योरेशन होता है किसका, लिम्फोसाइट का, मेच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। बात समझ में आ रही है आपको, लिम्फोसाइट्स में ये होता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं, ये भी जरा देखना पड़ेगा आपको। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं लिम्फ नोड और पेयर पैचेस और स्प्लीन होता है। तो क्या लिखेंगे, स्प्लीन लिख लीजिए, पहला तो ऑप्शन हमने स्प्लीन बता दिया, दूसरा क्या बता दिया, लिम्फ नोड बता दिया आपको, लिम्फ नोड बता दिया आपको, तीसरा क्या बता दिया, पेयर पैचेस बता दिया, पेयर पैचेस देते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें मेच्योर लिम्फोसाइट इमेच्योर रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मेच्योर लिम्फोसाइट परफॉर्म immature response, lymphocyte immune response, सॉरी इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, इम्यून क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो अब इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं तो ऑप्शन इसमें क्या बना आपके सामने, अब बताओ जरा, इसमें क्या बन रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या बन गया इसका, डी। तो ये क्या हुआ आंसर, करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, डी हुआ। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा चलो रुकते हैं, इसके आगे की नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।